मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ सारेगामा लिमिटेड। कारवां तो आपने सुना होगा। अब सारेगामा के बिजनेस मॉडल पे जाने से पहले हम थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। अब बहुत सारे लोग ना सारेगामा जो है वो सिर्फ इसीलिए स्टॉक को पसंद करते हैं क्योंकि कारवां से वो रिलेटेड है, लेकिन सारेगामा इज बियॉन्ड द कारवां, राइट। सो पहले हम हिस्ट्री देख लेते हैं। तो पहले कैसा होता था ना कि मान लो मैं टी सीरीज हूँ, ठीक है। सो अगर कोई मूवी आती है, कोई मूवी बन रही है, तो मैंने टी सीरीज ने उसके जो म्यूजिक राइट्स है वो खरीद लेने हैं, ठीक है। सो मैं म्यूजिक राइट्स खरीद लूँगी। तो पहले क्या होता था कि अगर मुझे कंज्यूमर को डायरेक्टली मेरा म्यूजिक बेचना है तो पहले सीडीज आती थी, कैसेट्स आती थी, तो उस वैसे मैं अपने रेवेन्यूज कमाती थी बहुत पहले, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि सीडीज कैसेट्स चले गए और फिर इंटरनेट का ज़माना आ गया। आपने नैपस्टर सुना होगा कि उसमें क्या होता था ना कि ऑलमोस्ट ये 2000 में आया था कि अगर मेरे पास सॉन्ग है, मुझे आपको भेजना है, तो नैपस्टर के थ्रू मैं वो शेयर कर सकती थी, राइट। सो नैपस्टर की वजह से इंटरनेट जो डिजिटल म्यूजिक है वो बहुत फेमस हो गया, लेकिन नैपस्टर की वजह से पायरेसी भी आ गई, राइट। सो फिर नैपस्टर 2002 में चला गया, लेकिन तब तक हमको डिजिटल म्यूजिक की आदत हो गई थी एंड देन पायरेसी शुरू हो गई। सो ऐसे केस में जो म्यूजिक लेबल्स कंपनी थी जैसे टी सीरीज, सारेगामा, पहले तो वो सीडीज बेच के पैसा कमा लेते थे, लेकिन फिर क्योंकि पायरेसी आ गई, फिर सीडीज तो चलने नहीं लगी और पायरेसी आ गई, तो उसके बाद इन कंपनीज का सरवाइव होना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि ये बेच ही नहीं पा रहे थे लीगली। ये लोग जो म्यूजिक है वो पैसे दे के कोई खरीदे ऐसा हो नहीं रहा था, राइट। लेकिन फिर उसके बाद एप्पल आया, आईट्यून्स जो था, एप्पल ने आईट्यून्स लेके आया, तो उसने अपने कस्टमर्स को बहुत ही कम दामों में आईट्यून्स के थ्रू आप म्यूज़िक जो भी आपका फेवरेट ट्रैक है अपने हिसाब से आप वो खरीद सकते हो। तो एप्पल स्टार्टेड दिस काइंड ऑफ स्ट्रीमिंग काइंड ऑफ थिंग। लेकिन तब सिर्फ एप्पल ही था और म्यूजिक कंपनी जो है सारेगामा, टी सीरीज, इनको बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर धीरे धीरे ना, मतलब कुछ साल तो ये लोग अच्छे से कमा ही नहीं रहे थे, लेकिन उसके बाद जब स्ट्रीमिंग बिजनेस आया, जब स्पॉटिफाई, ठीक है, विंक, गाना, सावन, जब ये सारे प्लेटफॉर्म्स आए, तब इनकी किस्मत चमक गई। सारेगामा बोल लो, टी सीरीज, टिप्स, ठीक है। नाउ हम लोग इसमें सारेगामा से रिलेटेड बात करेंगे और टी सीरीज और टिप्स के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती रहूँगी। So this music streaming changed the business model of these companies. तो पहले जो हम डाउनलोड करते थे और गाने सुनते थे, अब स्ट्रीमिंग एप्स के वजह से हमें सिर्फ जाके क्लिक करना है और हमारा फेवरेट सॉन्ग वहाँ पे बजने लगेगा, राइट। सो ये स्ट्रीमिंग एप्स की वजह से हुआ। तो लेकिन ये स्ट्रीमिंग एप्स कैसे कमाते हैं? स्ट्रीमिंग एप्स मतलब स्पॉटिफाई, विंक, ये कैसे कमाते हैं? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ठीक है। क्योंकि जब भी हम सॉन्ग्स, फ्री सॉन्ग्स जो होते हैं, जब भी वो बजने लगते हैं तो बीच में एडवर्टाइजमेंट आती है, तो एडवर्टाइजमेंट इज द रेवेन्यू फॉर द स्ट्रीमिंग बिजनेस, राइट। लेकिन अब इससे सारेगामा को कैसा फायदा हुआ, ये हम सारेगामा के बिजनेस मॉडल से देखेंगे। तो सारेगामा के बेसिकली 4 सेगमेंट्स हैं जिससे ये पैसा कमाते हैं। पहला है म्यूजिक स्ट्रीमिंग, सेकंड है फिल्म्स, थर्ड है टीवी सीरियल्स और फोर्थ है पब्लिकेशन बिजनेस तो इनका लॉस में है। सो बेसिकली 3 सेगमेंट से ये लोग पैसा कमाते हैं, राइट। सो अब हम पहले बात करते हैं स्ट्रीमिंग की। स्ट्रीमिंग के बारे में बात करने से पहले हम कारवां देख लेते हैं, राइट। सो कारवां ऑलमोस्ट 2017 के आसपास कारवां लॉन्च हुआ था ना। कारवां बहुत ही हिट प्रोडक्ट गया है। अब द वेरी गुड थिंग अबाउट सारेगामा कारवां से रिलेटेड ये है कि उनको पता है कि उनको पता था कि उनको कौन से सेगमेंट को टारगेट करना है। तो कारवां बेसिकली 45 प्लस के जो एज ग्रुप है उनके लिए कारवां बहुत ही यूजफुल है। तो कारवां में बेसिकली 5000 सॉन्ग्स हैं, रेट्रो सॉन्ग्स, जो पुराने सॉन्ग्स हैं एकदम, ठीक है। सो सारेगामा ने ना एक रिसर्च किया था मुंबई में बेसिकली। तो 45 प्लस ग्रुप के लोगों से उन्होंने ये पूछा था कि आपको सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है। तो मेजॉरिटी उनके आंसर्स ये थे कि उनको मरने से डर नहीं लगता, लेकिन अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होने से उनको बहुत डर लगता है। कारवां बेसिकली कारवां जिस तरह से बनाया गया था, उधर अपने जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों की मदद लेने की जरूरत नहीं है। दैट इज प्योरली इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट फॉर देम, राइट। कि एक क्लिक दबाया और उनका फेवरेट सॉन्ग आ गया। सो इन्होंने मार्केटिंग ही ऐसे की थी कि इनका प्रोडक्ट जो है ये लोग ने टारगेट किया था
45 प्लस को, लेकिन ये यूथ के थ्रू इन्होंने टारगेट किया था कि जैसे भाई इन्होंने जो मार्केटिंग की, एडवर्टाइजमेंट की, वो यूथ के लिए की कि आप अपने पेरेंट्स को कारवां गिफ्ट करो, राइट। सो ऐसे केस में बहुत सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स को कारवां गिफ्ट किया, और कारवां इसी वजह से बहुत ही हिट गया क्योंकि इसमें रेट्रो सॉन्ग्स थे। 45 प्लस जो एज ग्रुप थे उनमें कारवां बहुत हिट गया। दिस वाज द बेसिकली मार्केटिंग ट्रिक बाय सारेगामा। अब कारवां के भी ना बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए कि कारवां मिनी आ गया, कारवां कैरेओके आ गया, कारवां किड्स आ गया कि वहाँ पे राइम्स जो बच्चों की पोएम्स होती हैं वो सब इंक्लूडेड है, ठीक है। सो और एक चीज़, ये लोग कारवां को क्या कर रहे हैं कि उसमें पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं। तो भाई कि मतलब बेसिकली इनका फंडा ये है कि अगर पहले कारवां एक वन टाइम मार्जिन प्रोडक्ट था कि आपने खरीद लिया बस बात खत्म, लेकिन इन लोगों को वो रिकरिंग रेवेन्यू भी लाना था कारवां से। सो व्हाट दे डिड वाज कि इन्होंने 289 ऑलमोस्ट इनके पॉडकास्ट हैं, तो ये लोग अभी पॉडकास्ट लेके आएंगे कारवां में कि जहाँ पे आप अलग अलग वीडियोस, अलग अलग पॉडकास्ट सुन सकते हो। तो उसके बीच में आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और उस पॉडकास्ट के लिए, और फिर बीच बीच में ना उनके एड्स आएंगे, ठीक है। पॉडकास्ट के चलते उनके बीच बीच में एड्स आएंगे, तो एड से जो रेवेन्यू आएगा वो सारेगामा थोड़ा लेगा, और थोड़ा जो वो कंटेंट क्रिएटर है जिसने पॉडकास्ट बनाया है उसको वो जाके शेयर करेंगे, राइट। सो यूट्यूब का अगर आपको फंडा पता है तो ऐसे केस में कारवां जो एक वन टाइम मार्जिन प्रोडक्ट था, अपफ्रंट मार्जिन प्रोडक्ट था, उसको ये लोग रिकरिंग रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन मॉडल बना रहे हैं। सो दिस इज वेरी गुड थिंग अबाउट कारवां। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि 40% रेवेन्यू इनका कारवां से आता है, ठीक है। लेकिन द बेस्ट थिंग इज कि दे नो कि कारवां एक टाइम के बाद ना ब्रेक इवन हो जाएगा या हार्डली थोड़ा प्रॉफिट कमाएगा। सो अभी जैसे कोविड के वजह से ना कारवां की सेल्स बहुत कम हुई, तो अभी अगर हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो 2020 में और 21 में जो रेवेन्यू डाउन हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ कारवां, क्योंकि कारवां ये लोग बेच नहीं पाए क्योंकि सारे रिटेल आउटलेट्स बंद थे, राइट। सो ऐसे केस में कारवां से सेल्स बहुत कम हो गई और इनके रेवेन्यू को अफेक्ट हुआ। लेकिन अभी मैनेजमेंट ये बोल रही है कि जैसे कारवां अभी कोविड अभी भी चल रहा है और काफ़ी सारे लॉकडाउन्स हो रहे हैं, सो ऐसे केस में कारवां अभी भी थोड़ा रेवेन्यू पे उसका प्रेशर रहेगा। हालांकि Q4 और Q3 में कारवां की सेल्स बढ़ी है, लेकिन प्री कोविड लेवल्स तक अब तक नहीं आई है क्योंकि कारवां के सेल्स इन्होंने लाखों में सेल्स किए हैं। सो अभी ये लोग आगे जाके कारवां पे मार्केटिंग नहीं करने वाले हैं, मतलब कारवां पे बिल्कुल खर्चा नहीं करने वाले हैं, विच इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि आपको पता है कि अभी कारवां आगे जाके थोड़ा प्रेशर में रहेगा तो उसके ऊपर मार्केटिंग करना इज़ नॉट फीजिबल। सो दीज गाइज नो दिस, और ये लोग मार्केटिंग और खर्चा उस पर नहीं करने वाले। जो भी कारवां की सेल्स आएगी वो नेचुरल पुल के थ्रू आएगी। अब सबसे मेन बिजनेस जो इनका है जहाँ से आगे जाके ग्रोथ आने वाली है दैट इज स्ट्रीमिंग बिजनेस। अब हम स्ट्रीमिंग के बिजनेस को समझते हैं। देखो स्ट्रीमिंग, सारेगामा के पास ना 1,30,000 प्लस सॉन्ग्स के IP राइट्स हैं। मतलब क्या कि एक बार जब मूवी बन जाती है, जब मूवी बनने में होती है, तो जो म्यूजिक का जो पूरा होता है, ये म्यूजिक के राइट्स ये म्यूजिक लेबल कंपनी जैसे सारेगामा T सीरीज ये लोग खरीद लेते हैं, ठीक है। म्यूजिक इन्होंने खरीद ली, राइट्स इनके पास है। अब जब भी म्यूजिक जहाँ भी चलेगा इनको पैसा मिलेगा। सो मान लो इनका जो म्यूजिक है, अगर सारेगामा के सारे रेट्रो सॉन्ग्स हर म्यूजिक प्लेटफॉर्म पे, हर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे इनके रेट्रो सॉन्ग्स है। आप गाना देख लो, आप स्पॉटिफाई देख लो, आप विंक देख लो, कोई भी स्ट्रीमिंग एप्स जो हैं उनमें रेट्रो सॉन्ग्स है, और रेट्रो सॉन्ग्स में मार्केट लीडर इज सारेगामा, क्योंकि जितने भी रेट्रो सॉन्ग्स है उसके राइट्स किसके पास है? सारेगामा के पास है। तो जहाँ पर भी इन प्लेटफॉर्म्स पे, स्पॉटिफाई, इन सब पे जब भी म्यूजिक, इनका म्यूजिक चलेगा इनको पैसा मिलेगा। तो अगर मेरे पास गाना है, ठीक है, गाना जो ऐप है अगर मेरे पास है, और मेरे पास सावन भी ऐप है, तो इन स्ट्रीम्स पे सारेगामा के सॉन्ग्स रहेंगे, वो सॉन्ग्स जिनका सारेगामा के पास IP राइट्स है। तो जब भी मैं वो सॉन्ग चलाऊंगी, कुछ सेकंड के बाद जब भी वो सॉन्ग्स बजेंगे, उन सॉन्ग्स में से रेवेन्यू सारेगामा को जाएगा, क्योंकि सारेगामा ने ये सारे जो एप्स है, स्ट्रीमिंग एप्स है, उनको गाना अपने एप्स पे गाना चलाने की परमिशन दी है, जिसका लाइसेंसिंग रेवेन्यू सारेगामा को जाता है। ये बिजनेस मॉडल समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई किशोर कुमार का सॉन्ग है जिसका राइट किसके पास है? IP राइट सारेगामा के पास है। वो सॉन्ग अगर स्पॉटिफाई पे स्ट्रीम हो रहा है, ठीक है, अगर वो सॉन्ग स्पॉटिफाई के पास है, तो अगर मैं किशोर कुमार का सॉन्ग चला रही हूँ
मतलब म्यूजिक स्ट्रीम हो रहा है। सो ऐसे केस में जब भी मैं किशोर कुमार का सॉन्ग चलाऊंगी, वो गाना चलाऊंगी जिसके राइट सारेगामा के पास है, सारेगामा को रेवेन्यू मिलेगा। अब स्पॉटिफाई कैसे पैसे कमाएगा जो सारेगामा को रेवेन्यू वो देने की काबिलियत रखता है? देखो यहाँ पे ना दो चीज़ होती है, एक एड फ्री होता है जो सब्सक्रिप्शन होता है, एक विद एड्स होता है। तो विद एड्स वाला फ्री है कि मान लो मैंने ऐप डाउनलोड किया और मैं वहाँ पे गाना चला रही हूँ, तो फ्री एड्स, जो फ्री वाला होता है वर्जन, उसमें ना एड्स आते रहते हैं। तो ऐसे केस में जब भी मैं वो गाना चलाऊंगी, सपोज किशोर कुमार का गाना चलाया मैंने, जब भी मैं वो गाना चलाऊंगी सारेगामा को पैसा मिलेगा क्योंकि उस सॉन्ग पे ऐड चल रही है, राइट। तो ऐड से स्पॉटिफाई कमाएगा, स्पॉटिफाई सारेगामा को वो सॉन्ग यूज करने का लाइसेंसिंग रेवेन्यू देगा। सेकेंड चीज़ है सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, मेरे को ऐड नहीं चाहिए, मैं डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन प्लान ले रही हूँ। तो ऐसे केस में अगर मैं किशोर कुमार का सॉन्ग चलाऊँ या ना चलाऊँ, जिसके राइट सारेगामा के पास है, किशोर कुमार का सॉन्ग चलाऊँ या ना चलाऊँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सब्सक्रिप्शन लिया मतलब सारेगामा को पैसा जाएगा। टिप्स का सॉन्ग चलाऊँ या ना चलाऊँ, टी सीरीज का सॉन्ग चलाऊँ या ना चलाऊँ, उन लोगों को रेवेन्यू शेयर जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है। अगर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है मतलब मैंने सारे सॉन्ग्स का सब्सक्रिप्शन लिया है, राइट। सो ऐसे केस में अगर सॉन्ग बजे या ना बजे उन लोगों को रेवेन्यू जाएगा। सो दिस इज बेसिकली एक फ्री वाला वर्जन और एक सब्सक्रिप्शन वाला वर्जन। अब ये तो म्यूजिक प्लेटफॉर्म की बात हो गई, लेकिन आपको पता है सारेगामा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम से कॉन्ट्रैक्ट किया है, जहाँ पर सारेगामा के सॉन्ग्स अगर वहाँ यूज़ होते हैं तो सारेगामा को रेवेन्यू मिलेगा। कि जैसे आपने इंस्टाग्राम रील्स देखोगे, छोटे छोटे वीडियोस जो लोग इंस्टाग्राम पे डालते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई सारेगामा का मतलब रेट्रो सॉन्ग्स या वो सॉन्ग्स जिसके राइट सारेगामा के पास हैं, वो सॉन्ग्स अगर अपने वीडियोज़ में यूज़ कर रहे हैं तो सारेगामा को रेवेन्यू जाएगा। फेसबुक में अगर कोई सॉन्ग, अब कोई वीडियो में सारेगामा के सॉन्ग्स यूज़ कर रहे हैं तो सारेगामा को रेवेन्यू जाएगा, राइट। सो जिस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भी सारेगामा के सॉन्ग्स चलेंगे सारेगामा को रेवेन्यू जाएगा। फिर आपको पता है बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं, जब एडवर्टाइजिंग देखते हैं वहाँ पर जब भी गाने यूज़ होते हैं तो वो म्यूजिक लेबल कंपनी को पैसा जाता है। फॉर एग्जांपल लीवाइस, वो गाना है ना, कोई यहाँ आहा नचे नचे, वो दीपिका पादुकोण वाला। सो उस एड में क्योंकि ये सॉन्ग यूज़ किया है, सो सारेगामा को लाइसेंसिंग रेवेन्यू मिलेगा, लीवाइस उनको पैसा देगा। फिर लक्स जो है वो भी काफ़ी सारे गाने यूज़ करता है सारेगामा के, तो सारेगामा को रेवेन्यू जाता है। फिर डाबर, ब्लू स्टार, मेरिको जो पैराशूट की जो कंपनी है, तो ये सारे लोग ये लोगों ने ये लोग सारेगामा को लाइसेंसिंग रेवेन्यू देते हैं। फिर डिजिटल कंटेंट से भी इनको पैसा आता है, वहाँ से भी लाइसेंसिंग रेवेन्यू आता है। जैसे अवार्ड्स में अगर इनके गाने यूज़ हो रहे हैं, कोई भी एक सेलिब्रिटी अगर आता है और अगर पीछे कोई पुराने गाने बज रहे हैं, सो ऐसे केस में सारेगामा को पैसा जाता है। फिर अगर आपने टीवी सीरियल्स देखे होंगे, बहुत सारे हिंदी टीवी सीरियल्स में जो रेट्रो सॉन्ग्स यूज़ होते हैं वहाँ पे भी सारेगामा को रेवेन्यू मिलता है। फिर अगर आप सारेगामा का यूट्यूब चैनल देखोगे तो बहुत सारे इनके यूट्यूब चैनल्स हैं। अभी इन्होंने हाल ही में भोजपुरी सॉन्ग्स का यूट्यूब चैनल लॉन्च किया जिनको 300 मिलियन प्लस व्यूज़ मिले हैं। फेब 2020 में ये चैनल उन्होंने शुरू किया था। फिर ऐसे काफ़ी सारे रीजनल कंटेंट चैनल्स इन्होंने शुरू किए हैं यूट्यूब में, तो यूट्यूब से भी इनको काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है। फिर अगर आपने वो सॉन्ग सुना है पछताओगे, जो बी प्राक का सॉन्ग है, बेसिकली बोलने का मतलब ये कि जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनके साथ, जैसे मोहित चौहान हो गया, बी प्राक हो गए, तो उनके साथ ये लोग बहुत सारे इन्होंने सॉन्ग्स रिलीज़ किए, ओरिजिनल सॉन्ग्स, खुद के सॉन्ग्स, मूवी के नहीं, पर जो सॉन्ग्स वो लोग खुद रिलीज़ करते हैं अपने बैनर के अंडर, तो वो सॉन्ग्स काफ़ी रिलीज़ किए। तो पिछले लास्ट क्वार्टर में इन लोगों ने 74 सॉन्ग्स रिलीज़ किए। दिस इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बॉलीवुड ओनली। सी ये सिर्फ बॉलीवुड से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। रीजनल सॉन्ग्स जो होते हैं, रीजनल कंटेंट जो होते हैं, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, गुजराती हो गया, पंजाबी हो गया, इसके अंडर ये लोग बहुत सारे गाने रिलीज़ किए हैं। अब यहाँ पे ना सबसे बड़ा मोट इनका ये है, इनके IP राइट्स। एक बार इन्होंने वो राइट्स खरीद लिए, फिर जहाँ पे भी म्यूजिक बजेगा इनको वो पैसा मिलेगा, राइट। क्यों ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या क्यों ये मोट है? देखो एक बार इनमें कैसा होता है ना कि अगर मुझे अगर म्यूजिक राइट्स खरीदने हैं तो मुझे 2 राइट्स मिलते हैं। एक मास्टर रिकॉर्डिंग, जो सॉन्ग मूवी रिलीज होने के बाद 60 ईयर्स तक वो राइट्स कॉपीराइट वैलिड होते हैं, और दूसरी राइट होती है पब्लिशिंग राइट्स। तो यहाँ पे आफ्टर द डेथ ऑफ आर्टिस्ट ये सॉन्ग्स ये म्यूजिक फिर भी 60 ईयर्स तक मेरे पास राइट्स रहेंगे इसके, राइट। सो आप ये सोचो
कि जो रेट्रोस के सॉन्ग्स थे, एकदम पुराने सॉन्ग्स, उस सॉन्ग्स में से ये लोग आज भी पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि इनका जो 1,30,000 के सॉन्ग्स हैं, इसमें मेजॉरिटी पार्ट इनका रेट्रो है और कुछ पार्ट इनका पोस्ट 2000 का है और एकदम छोटा सा पार्ट इनका अभी के एकदम रिसेंट वाले मूवीज़ का है। सो जो रेट्रो वाले जो सॉन्ग्स हैं, उनसे ये आज तक पैसा कमा रहे हैं। सो दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज कि आज एक बार आपने वो इन्वेस्टमेंट कर ली, उसके बाद आप 60 साल तक आप उससे रेवेन्यू कमाते रहोगे। अब आप सोचोगे वर्षा, ये तो तुम ठीक है, रेट्रोस का इनके पास एसेट्स है, सब कुछ है, दैट इज राइट, लेकिन आगे का क्या? क्योंकि आज से 40 साल बाद शायद ही कोई वो रेट्रो सुनेगा। करेक्ट। सो ऐसे केस में ये लोग नए म्यूजिक राइट्स ये लोग खरीद रहे हैं, ताकि आज से 20, 30, 40 साल बाद भी इनका बिजनेस, ये लोग बिजनेस में रहे। तो आपने अगर बेल बॉटम मूवी का नाम सुना होगा, अभी आने वाली है, वो अक्षय कुमार की मूवी है, तो उसके जो म्यूजिक राइट्स है वो सारेगामा के पास है। फिर आपने वो सॉन्ग सुना है, ओ बापू जी, ओ बेटा जी। तो ये जो सॉन्ग है ना, ये बेसिकली बहुत ही पुराना सॉन्ग है, भगवान दास के ऊपर शायद ये सॉन्ग बनाया गया था, एकदम पुराना सॉन्ग। मुझे भी ये सॉन्ग पता नहीं था, लेकिन जब मैंने लूडो मूवी जब आई थी, उसमें ये सॉन्ग इन लोगों ने यूज़ किया है। सो अब हमें कभी कभी लगता है कि यार रेट्रो सॉन्ग्स कौन सुनेगा, आज की जनरेशन रेट्रो सॉन्ग्स थोड़ी नहीं सुनेगी, लेकिन ये तो रेट्रो सॉन्ग है, आज भी लोग सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जो पुराना सॉन्ग था, जो आज की जनरेशन ने सुना नहीं था, उसको नए मूवी में लेके आ गए। इनका कुछ कॉस्ट था? नहीं, पुराना सॉन्ग को बस इस मूवी में ला दिए, राइट्स तो मेरे पास है ही, मुझे एडिशनल रेवेन्यू मिल गया। तो आज आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस छोटे छोटे देखोगे, ये सॉन्ग बहुत ही ट्रेंड हो रहा है, राइट। सो जब ये मूवी आई थी तब तो बहुत ट्रेंड हो रहा था। फिर डबल धमाल के राइट्स भी इनके पास है, म्यूजिक राइट्स। फिर एक पिक्चर आई थी, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, अनिल कपूर और सोनम कपूर की। तो उस केस में देखो इन्होंने क्या किया, पुराने सॉन्ग्स को इन्होंने सिर्फ नए मूवी में डाल दिया। तो जो रेट्रो सॉन्ग्स है, वो लोग ये न्यूअर जनरेशन, जो आज की जनरेशन है, उसमें भी फेमस कर रहे हैं। सो विदाउट एनी इंक्रीमेंटल कॉस्ट, विदाउट या छोटा सा जो मार्केटिंग का कॉस्ट रहेगा, उस कॉस्ट को वो कॉस्ट करके ये लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सो न्यू ये लोग IP राइट्स ले रहे हैं, न्यू म्यूजिक राइट्स ले रहे हैं। उसमें और एक जो गंगूबाई काठियावाड़ी एक मूवी आ रही है आलिया भट्ट की, उसके म्यूजिक राइट्स इनके पास है। तो ऐसे ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि नई नई पिक्चरों के राइट्स इनके पास मिले। अब अभी आप देखोगे कि हाल ही में कुछ जो नई मूवीज़ आई नहीं है, थिएटर में रिलीज ही नहीं हुई है, और नई मूवीज़ के जो प्रोडक्शन है वो बंद है, सब कुछ बंद है कोविड के वजह से। तो इस वजह से पिछले एक साल में ये लोग ज़्यादा मूवी राइट्स खरीद ही नहीं पाए ड्यू टू दिस रीज़न। लेकिन जैसे जैसे कोविड की सिचुएशन ठीक होगी, ये लोग बहुत एग्रेसिवली नए म्यूजिक राइट्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं। उन लोगों ने 200 करोड़ का एक बजट रखा है, जिसमें नए मूवीज़ में ये लोग नए मूवीज़ की म्यूजिक राइट्स खरीदने वाले हैं। लेकिन मैंने अच्छी बातें तो कर ली, लेकिन क्या सही में लाइसेंसिंग रेवेन्यू इनका आ रहा है, अच्छा ग्रोथ हो रहा है? तो यस, लाइसेंसिंग रेवेन्यू से काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि फ्यूचर, मैं सारेगामा को कारवां की नज़र से नहीं देखती, मैं सारेगामा को ये जो म्यूज़िक है, जो म्यूज़िक स्ट्रीमिंग है, उस नज़र से मैं सारेगामा को देखती हूँ, और इसी वजह से मुझे सारेगामा अच्छा लगता है। फिर इनका सेकेंड सेगमेंट है मूवीज़ का, फिल्म्स का, TV सीरीज़ का। तो यहाँ पे ना बेसिकली योडले के अंडर इनका एक योडले प्रोडक्शन है, उसके अंडर ये लोग पिक्चरें बनाते हैं। तो बहुत ही छोटी छोटी पिक्चरें होती है, 5 से 6 करोड़ ही बजट होता है। तो बेसिकली स्टोरी इज़ द हीरो ऑफ दिस फिल्म, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े बड़े स्टार कास्ट के साथ ये लोग पिक्चर नहीं बनाते। तो हामिद, कॉलर बॉम्ब, ठीक है, ये बेसिकली इनकी मूवीज़ है। फिर ब्रिज मोहन, अमर रहे, तो ऐसे मूवीज़ ये लोग बनाते हैं। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे बेसिकली ये लोग इसका लाइसेंस देते हैं। तो हॉटस्टार पे हो गया, नेटफ्लिक्स पे हो गया, अमेजोन पे हो गया। तो नेटफ्लिक्स पे एक अज्जी मूवी है, बहुत ही फेमस गई थी इनकी। फिर एक मराठी ज़ोंबीबली एक मूवी आ रही है। फिर ऐसे बहुत सारी इनकी छोटी छोटी मूवीज़ आ रही है। ड्यू टू कोविड इसका थोड़ा काम रह गया है, लेकिन हॉटस्टार को इन्होंने कुछ 5-6 फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हॉटस्टार पे ये फिल्म्स रहेंगी। तो बेसिकली OTT प्लेटफॉर्म से ये फिल्म्स वहाँ पे चला के OTT प्लेटफॉर्म से ये लोग पैसा कमाते हैं। TV सीरीज़ में बेसिकली ये लोग साउथ में बहुत फेमस है। तो वहाँ पे एक रोज़ा करके एक सीरियल चलती है जो कि बहुत फेमस है, इनका बहुत हाईएस्ट TRP है। फिर ऐसे बहुत सारे आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे इन्होंने TV सीरीज़ वहाँ पे ये लोग चलाते हैं। तो साउथ में बहुत फेमस है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है, एक्चुअली 2 चीज़ें यहाँ पे
बहुत अच्छी हैं। एक तो इनका जो फिल्म का जो खर्चा है ना, ये लोग पहले ही साल में दिखा देते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट साल से सीधा बॉटम लाइन में चले जाता है इनका जो रेवेन्यू आता है। तो मान लो नेटफ्लिक्स को इन्होंने 2 साल के लिए पिक्चर दी, ठीक है, और फर्स्ट ईयर में इन्होंने पूरा खर्चा दिखा दिया, नेटफ्लिक्स के 2 साल हो गए, फिर आगे के 2 साल इन्होंने हॉटस्टार को दी। तो जो आगे के 2 साल ये लोग हॉटस्टार को दे रहे हैं, उसके लिए लोग कुछ खर्चा नहीं कर रहे, तो हॉटस्टार से जो भी रेवेन्यू आएगा डायरेक्टली बॉटम लाइन पे हिट होगा। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि एक ही साल में ये लोग पूरा खर्चा दिखा देते हैं। फिर जो इनकी टीवी सीरीज है, तो इनको ना मान लो इन्होंने तमिल में टीवी सीरीज बनाई, ठीक है, अब उसके ना ये लोग डबिंग भी करते, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, तो उसका डबिंग भी करते, तो सेम आईपी राइट्स सिर्फ मुझे डबिंग करनी है। सो एक बार मेरे पास आईपी राइट्स आ गई ना, तो उसके बाद मैं उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम कर सकती हूँ, अलग अलग लैंग्वेजेस में डाल सकती हूँ। तो यूट्यूब पे वही सीरियल जो सन टीवी पे चल रहा है वही यूट्यूब पे चल रहा है, वही फेसबुक पे चल रहा है, तो कंटेंट एक ही है, लेकिन मैं अलग अलग जगह से पैसा कमा रही हूँ। और एक चीज़ मैं आपको म्यूज़िक मैं बताना भूल गई कि इनके ना परफॉर्मेंस राइट से भी इनको पैसा आता है, कि कोई आर्टिस्ट कहीं परफॉर्म कर रहा है या कोई डीजे में सॉन्ग्स चल रहे हैं, कहीं पे भी जो पब्लिक अपीयरेंस होते हैं, जो पब्लिक परफॉर्मेंस होती है, वहाँ पे अगर गाने चल रहे हैं इनके या कोई गाना गा रहा है आर्टिस्ट, तो उसका भी पैसा इनको मिलता है। तो इनकी ना कुछ सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है, तो इन सोसाइटीज़ का काम है कि ये पैसा लेके ये सारेगामा को पैसा दे, जो भी जहाँ पे भी गाने यूज़ हो रहे हैं, जहाँ पे भी गाने चल रहे हैं, उसका पैसा सारेगामा को जाता है, दैट इज़ परफॉर्मेंस राइट्स। तो यहाँ से भी अभी तो नहीं, कोविड के सिचुएशन में तो ये बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया, लेकिन धीरे धीरे जब ठीक हो जाएगा चीज़ें, तो यहाँ से भी इनको काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा। फिर इनका जो पब्लिकेशन बिजनेस है, ओपन मैगजीन, ये इनका एक ओपन मैगजीन है जो कि लॉसेस में चल रही है, तो ये एक मुझे अच्छा सेगमेंट नहीं लगता है। आई डोंट नो व्हाई मैनेजमेंट यहाँ से बाहर क्यों नहीं जा रही है, बट दिस इज द वन थिंग विच आई डिडंट लाइक अबाउट सारेगामा। अब हम बात करते हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की। तो पहला ये है कि सारेगामा इज द लीडर इन व्हेन इट कम्स टू रेट्रो सॉन्ग्स, ठीक है, वहाँ पे तो ये लीडर है, लेकिन नए सॉन्ग्स भी ये लोग एक्वायर कर रहे हैं, तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस की ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिखेगी। और अभी ना हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ग्रोथ है, तो उसमें कंटेंट मेकर इज द किंग, तो यहाँ पे अगेन सारेगामा को ग्रोथ होगी। फिर नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स जब बढ़ रहे हैं, जो इंटरनेट कॉस्ट है वो बहुत सस्ता हो रहा है, तो ऐसे केस में जो डिजिटल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसको बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। ये स्ट्रीमिंग ऐप्स की वजह से पायरेसी बहुत कम हो गई है, क्योंकि अब बहुत ही अफोर्डेबल हो गए सॉन्ग्स। फिर ईज ऑफ एक्सेस की वजह से पायरेसी बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से ये म्यूजिक लेबल कंपनी सारेगामा जैसी कंपनीज को बहुत फायदा होगा। अब अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें, अगर मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करूँ, FY17 में ये 218 करोड़ था, जो बढ़ के 442 करोड़ हो गया FY2021 में। FY19 के कंपैरिजन में FY20 एंड 21 में रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है ड्यू टू कोविड, यहाँ कारवां के सेल्स बहुत कम हुए थे। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो इतना फर्क नहीं पड़ा है, FY20 में थोड़ा पैट कम हुआ, लेकिन इट रिकवर्ड इन FY21। क्यों? क्योंकि यहाँ ना इनका कंटेंट पे खर्चा ही नहीं हुआ। इनका कंटेंट क्या होता है कि म्यूजिक राइट्स खरीदना, रॉयल्टीज के इनका इतना खर्चा ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनके एक्सपेंसेस बहुत कम हो गए, जिसकी वजह से प्रॉफिट बहुत बढ़ गया। लेकिन आगे जाके ये खर्चा बढ़ने वाला है, क्योंकि ये लोग नए राइट्स एक्वायर करने वाले हैं, तो आगे जाके आपको थोड़ा फाइनेंशियल में थोड़ा डिप्रेस थोड़े फाइनेंशियल्स लग सकते हैं, खर्चे आपको बहुत बड़े हुए दिख सकते हैं, क्योंकि एक बार कोविड की थोड़ा ठीक हो गया ना, तो खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि नए राइट्स ये लोग एक्वायर करेंगे। इन्होंने 200 करोड़ रुपए साइड में रखे हैं नए राइट्स के लिए, नए म्यूजिक राइट्स के लिए, तो वो एक साथ 200 करोड़ खर्चा नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके वो पैसा वो लोग इन्वेस्ट करेंगे न्यू राइट्स के लिए। और एक इनका मोट ये है कि इनके पास इतना बेस है ना कि जो नया कॉम्पिटिटर आएगा उसको बहुत दिक्कत होगी, या जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर है उसको भी दिक्कत होगी। कैसे? क्योंकि अगर मैं 200 मूवीज़ पकड़ूँ कि साल की फॉर एग्जांपल 200 मूवीज़ आती हैं, उसमें हर एक मूवी में अगर 5 सॉन्ग्स हैं तो दैट इज़ इक्वल टू 1000 सॉन्ग्स। तो अगर वो कॉम्पिटिटर 1000 सॉन्ग्स पूरे एक्वायर करता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर मैं अज्यूम करूँ कि 1000 सॉन्ग्स भी वो एक्वायर करता है, तो उसको बहुत साल लग जाएंगे सारेगामा के लेवल तक पहुँचने के लिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड थिंग इन सारेगामा, ह्यूज एसेट बेस। अब अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो पहला रिस्क मुझे लगता है टी सीरीज और टिप्स से कॉम्पिटिशन, ये तो है ही, क्योंकि वो लोग भी टिप्स भी बहुत एग्रेसिव हो रहा है नए म्यूजिक राइट्स को एक्वायर करने के लिए, और टी सीरीज तो आपको पता ही है, हर मूवी के पीछे टी सीरीज होता ही है। लेकिन सारेगामा इज स्कोपिंग अप, सारेगामा काफ़ी नए राइट्स एक्वायर करने की बहुत कोशिश कर रहा है।
सेकेंड रिस्क जो है वो है कॉपीराइट में अगर चेंजेस आते हैं तो देखो, नॉर्मली कैसा ट्रेंड रहा है ना कि जो ब्रॉडकास्टिंग जो होते हैं जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इनको ना कंपलसरी ये सॉन्ग्स यूज़ कर सकते हैं। तो बस इनको सारेगामा को एक प्रायर नोटिस देनी है, एक रॉयल्टी फीस देनी है, एंड दे कैन यूज़ द सॉन्ग्स ऑफ सारेगामा। तो अब बीच में क्या आ गया था ना कि जो विंक है उसने ये बोला था कि जिसमें विंक टिप्स ने ये टिप्स जो है कोर्ट केस जीता भी था। तो विंक ने ये बोला था कि भाई क्योंकि अगर आप ब्रॉडकास्टर्स जो हैं, जो रेडियो टीवी है, उनको अगर आप 2% रॉयल्टी डाल रहे हो तो 2% रॉयल्टी वॉज फिक्स्ड, ठीक है। सो हमको भी आप सिर्फ 2% रॉयल्टी ही देने दो क्योंकि हम लोग भी ब्रॉडकास्टिंग में ही आते हैं। सो कोर्ट रूल्ड आउट दिस, जिसमें टिप्स जीता। कोर्ट ने ये बोला कि आप लोग इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेडियो एंड टीवी। सो ये जो 2% रॉयल्टी है ये सिर्फ रेडियो और टीवी को ही लागू होता है। इंटरनेट यूजर्स या इंटरनेट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को ये लागू नहीं होता। सो अगर अभी ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन अगर आगे जाके ऐसा होता है कि इसमें कॉपीराइट में थोड़े चेंजेस आते हैं तो सारेगामा और ये जो म्यूजिक लेबल्स है उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे अफेक्ट हो सकता है। लेकिन वी डोंट नो इसको एकदम से ही आ जाएगा, आई डोंट थिंक सो। उसको बहुत साल, अगर आया भी तो बहुत साल लगेंगे। अगर मैं 1 मिनट मैनेजमेंट पे बात करूँ तो मिस्टर विक्रम जो है ये इस कंपनी के एमडी हैं। पूरा ये जो बिजनेस है, जो पूरा ये टर्न अराउंड आया है, दिस इज ड्यू टू मिस्टर विक्रम ओनली। कारवां मिस्टर विक्रम ने लॉन्च किया था। तो मिस्टर विक्रम टाटा में पहले थे, तो टाटा इंडिका जो थी उनके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ था। टाटा स्काई को इन्होंने पूरा स्क्रैच से डेवलप किया। तो मिस्टर विक्रम पे मार्केट बहुत भरोसा कर रहा है, बहुत उम्मीदें हैं इनसे, ठीक है। तो मैनेजमेंट ओवरऑल अच्छा है, बहुत ही एग्रेसिवली ये लोग बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो ऑलमोस्ट 33 के पी पे ये ट्रेड कर रहा है आज स्टॉक। और आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो ऑलमोस्ट 10% से स्टॉक ऊपर गया है, ऑलमोस्ट अपर सर्किट लग गया है इसके ऊपर। सो क्यों ये स्टॉक इतना ऊपर गया? और पिछले कुछ क्वार्टर्स में आप देखोगे तो स्टॉक प्राइस काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं ना वो बहुत अच्छे आए हैं। क्यों अच्छे आए? प्रॉफिट्स क्यों इतने अच्छे आए? क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत कम हो गए, क्योंकि न्यू कंटेंट इन्होंने एक्वायर ही नहीं किया, न्यू म्यूजिक राइट्स इन्होंने एक्वायर ही नहीं की, तो इनके खर्चे बहुत कम हो गए। तो खर्चे कम होने की वजह से इनका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बढ़ा। सो इस वजह से ये स्टॉक प्राइस भी बहुत बढ़ा। सो क्या मैं अभी ये स्टॉक खरीदूंगी? तो नहीं, मुझे ये थोड़ा महंगा लगता है और मुझे लगता है कि आगे जाके शायद ये इसमें करेक्शन आए। मैं इस स्टॉक को वॉच पे रखूंगी। सो अब वीडियो बहुत लंबा हो गया, मुझे एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी इस वीडियो को लेके। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।